नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सबके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हो और उम्मीद है आप सभी का जो उम, परीक्षा परिणाम है वो भी बेहद सुखद हो। तो आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वह कोई विषय नहीं है बल्कि आगामी कुछ दिनों में जो बीए सेकंड ईयर की जो कंपल्सरी हिंदी की परीक्षा होने जा रही है रचना पुंज की, उस परीक्षा में ऐसे कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर मेरा आज का ये वीडियो आधारित है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूँ कि जो रचना पुंज का पाठ्यक्रम है वह 2 भागों में विभाजित है। एक है आपका गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। गद्य भाग में 4 कहानियाँ और 3 निबंध संकलित है और पद्य भाग में 7 कवि और उनकी कविताएँ दी गई हैं। तो शुरू करते हैं गद्य भाग से। तो गद्य भाग में आपके पाठ्यक्रम में है जो 4 कहानियाँ हैं, जिसमें मोहन राकेश की जो है वो मलबे का मालिक है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, काशीनाथ सिंह की अपना रास्ता लो बाबा और उदय प्रकाश की 56 तोले का गर्दन कहानी है। तो इन चारों कहानियों से जो प्रश्न आ सकते हैं वह यह है कि आपको किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा पूछी जा सकती है। चाहे वो ईदगाह कहानी हो, चाहे वो 56 तोले का गर्दन कहानी हो, चाहे वो मलबे का मालिक कहानी हो या अपना रास्ता लो बाबा। तो इन चारों ही कहानियों में से किसी एक कहानी की तात्विक समीक्षा पर प्रश्न अवश्य आएगा। अब तात्विक समीक्षा क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि कहानी के 6 तत्व होते हैं जिसमें कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व होते हैं जिन 6 तत्वों पर हमें ये सिद्ध करना होता है कि इन 6 तत्वों की दृष्टि से कहानी जो है वो सफल कहानी है। ठीक है? तो जैसे ईदगाह कहानी को ले लीजिए, तो ईदगाह कहानी की अगर तात्विक समीक्षा पूछी जाती है, तो आपको ईदगाह कहानी इन 6 तत्वों पर आपको सिद्ध करनी है कि 6 तत्वों के आधार पर यह कहानी एक सफल कहानी है। जहाँ पहला तत्व आता है वो है कथानक, तो इस तत्व में आपको कहानी का सार लिखना होता है। जैसे जो हामिद की कहानी है, हामिद और उसकी दादी अम्मा की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक इसमें लिखनी है। ठीक है? दूसरा तत्व आ गया आपका जो है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। तो पात्र और चरित्र चित्रण में जो उस कहानी के अंदर मुख्य किरदार होते हैं, उन मुख्य किरदारों के ऊपर डिटेल में थोड़ा-सा लिखना होता है कि जो ईदगाह कहानी में 2 ही मुख्य पात्र हैं, एक है हामिद और दूसरी उसकी दादी। तो इनका ही आपको ये वर्णन लिखना है कि हामिद में ऐसे कौन-कौन से गुण हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का बखान आपने इस तत्व में करना है। तीसरा तत्व आता है संवाद। तो आप अगर हम ईदगाह कहानी को तो इस कहानी के जो संवादों में अनेकों ही विशेषताएँ देखने को मिलती है। जैसे संवाद सरल है, पात्रों के अनुकूल है, जिज्ञासावध है, रोचक है, कथा को विकास देने वाले हैं। ऐसे बहुत से संवादों के विशेषताएँ हैं, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी जो है वो संवाद की दृष्टि से भी सफल कहानी है। चौथा जो तत्व होता है वह है देश काल और वातावरण, अर्थात कहानी किस देश की है, किस समय की है और जिस समय की वो कहानी है, क्या वह कहानी जो है वो उस समय के परिवेश को कहानी के अंदर कहानीकार दिखा पाया है या नहीं। तो हमें ये सिद्ध करना होता है कि कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो जैसे ईदगाह कहानी को तो इसमें मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम परिवेश, ईद के त्योहार पर प्रकाश डाला गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से सफल कहानी रही है। चौथा जो तत्व होता है वह है भाषा शैली। तो भाषा शैली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी कहानी का। बिना भाषा के कहानी की कल्पना करना अधूरी है, ठीक है? मतलब बिना भाषा से कहानी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो जहाँ भाषा का सवाल है तो ईदगाह कहानी की भाषा बहुत ही सरल हिंदी भाषा में ये कहानी लिखी गई है। सरल है, जिज्ञासावध है, अलंकारमयी है, उर्दू शब्दों की इसमें भरमार है। ऐसी कहा भाषा शैली में बहुत सी विशेषताएँ हैं और ये वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। आखिरी जो तत्व होता है वो है उद्देश्य। क्या ईदगाह उद्देश्य की दृष्टि से सफल है या नहीं है? तो हम सीधी-सी अगर आपने कहानी पढ़ी हो तो आप बता सकते हैं कि ईदगाह कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालना कि क्या एक छोटा-सा जो बच्चा है, इतनी बड़ी बात सोच सकता है या इतना बड़ा कार्य कर सकता है, जो इस कहानी में हामिद ने किया। अर्थात अगर घर की जो मजबूरियाँ हैं, वो इंसान को कितना अधिक ज़िम्मेदार बना देती है, यह कहानी हमें बताती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन 6 तत्वों के आधार पर
आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ईदगाह कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, या छप्पन तोले का गर्दन कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, या अपना रास्ता लो बाबा कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, या आपका जो आखिरी कहानी है छप्पन तोले का गर्दन की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो इन चारों ही कहानियों में से अगर तात्विक समीक्षा आती है, तो 6 के 6 तत्वों पर आपको इसे सिद्ध करना कि ये तात्विक दृष्टि से कहानी बिल्कुल सफल कहानी है। ठीक है? अब बातें ईदगाह कहानी के ऊपर जो एक चरित्र चित्रण अगर किसी का पूछा जा सकता है, तो ईदगाह कहानी से हामिद का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। ठीक है? जो मुख्य पात्र कहानी के हैं, उन कहानी के मुख्य पात्रों को एक बार आप सभी अवश्य पढ़ें। ठीक है? जैसे अपना रास्ता लो बाबा का जो है बेंचू बाबा इसका मुख्य किरदार है। आप उसकी विशेषताएँ भी अवश्य पढ़ें कि वो बेंचू बाबा जो था, वो कितना भोला-भाला इंसान था, जिसको उसके ही भतीजे ने बेवकूफ़ बना के उसे वापस भेज दिया। अगर तीसरी कहानी हो तो मलबे का मालिक, तो आप अब्दुल गनी की चारित्रिक विशेषताएँ पढ़ सकते हैं, और छप्पन तोले का गर्दन कहानी हो तो बूढ़ी अम्मा की जो हालात थे, उस हालातों का आप ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो होगी हमारी चारों कहानियाँ। मतलब चारों कहानियों की अगर आप तात्विक समीक्षा एक बार पढ़ लें, तो उस तात्विक समीक्षा को पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रश्न आए, आप खुद लिख सकते हो। कहने का अभिप्राय ये है कि चारों कहानी का सार आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर आपको कहानी का सार आ गया, तो आप सार लिख सकते हैं। अगर सार आ गया तो आप पात्र और चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं, देश-काल वातावरण भी कर सकते हैं, भाषा शैली भी, संवाद भी और उद्देश्य भी। इसलिए आप चारों कहानियों को एक बार अवश्य पढ़ें। फिर आते हैं निबंध की तरफ, तो आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 3 निबंध हैं। महादेवी वर्मा का जीने की कला है, रामधारी सिंह दिनकर का नेता नहीं नागरिक चाहिए, और तीसरा श्रीलाल शुक्ल का अंगद का पाँव। तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप जो सिर्फ़ 2 ही निबंधों को पढ़ें, जिसमें एक है महादेवी वर्मा द्वारा रचित जीने की कला, और दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत नेता नहीं नागरिक चाहिए। इन दोनों ही निबंधों को आप अवश्य पढ़ें, इन दोनों निबंधों को एक बार स्टडी कर लें। इन दोनों निबंधों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो पूछा जा सकता है दोनों निबंधों का सार या इसके उद्देश्य। ठीक है? और तीसरा जो प्रश्न आ सकता है निबंधों से, वो है इनकी भाषा शैली। तो आप जीने की कला निबंध को ही ले लीजिए, जिसमें महादेवी वर्मा भारतवासियों को बताना चाहती है, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं को, कि उन्हें जीने की कला नहीं आती। उनके अंदर अनेकों ही गुण हैं, लेकिन उन गुणों का वो सही समय पर प्रयोग करना नहीं जानती है, जैसा कि इस निबंध में महादेवी वर्मा ने किया है। जिसके लिए एक तो हमारा पुरुष समाज ज़िम्मेदार है, और दूसरा स्वयं नारी खुद के इस हालातों के लिए स्वयं भी ज़िम्मेदार है। तो आप एक बार इस निबंध को भी अवश्य पढ़ें, और दूसरा जो रामधारी सिंह दिनकर का है, नेता नहीं नागरिक चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि आज़ादी से पूर्व एक ऐसा समय था, जब देश को नेताओं की आवश्यकता थी, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता था, क्योंकि नेता बनना जोखिम का काम होता था। उसे अंग्रेज़ों से सीधे टक्कर लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हो गया, अब हर आदमी नेता बनता फिरता है। अगर सारे ही लोग नेता बन गए, तो देश का सुधार कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, देश में अनाज कौन बोएगा, देश में गाड़ियाँ कौन चलाएगा, देश में कपड़े कौन सिएगा, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जितने भी काम हैं, वो कौन करेगा। इसलिए वो दिनकर जी इसमें कहते हैं कि आज देश को नेताओं की नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। अगर किसी को नेता बनना है, तो उसे नेता बनने से पहले अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, तभी वह अच्छा नेता भी बन सकता है और देश का विकास कर सकता है। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा गद्य भाग, जिसमें 4 कहानियाँ हैं और 2 निबंध आप अवश्य पढ़ें। अब आते हैं हम पद्य भाग की और तरफ, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कबीर दास जी। तो कबीर दास के ऊपर आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कवि है कबीर दास जी। तो कबीर दास जी के ऊपर आप अवश्य पढ़ें, और कबीर दास जी के जो दोहे हैं, उनमें शुरू के 10 दोहों को पढ़कर आप अवश्य जाएँ। 10 दोहों में से ही आपको, जो कविताओं में से आपको 2 प्रश्न आएँगे, वो आएँगे उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है? तो कबीर के आप जो 10 दोहे हैं, उसको आप अवश्य पढ़ें, कि उन 10 ही दोहों में से एक ना एक दोहा आपको अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है? और जब आप किसी की दोहों की या पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सप्रसंग व्याख्या करने से पहले आपको जो है वो पहले प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग लिखने के बाद आपको जो है वो व्याख्या करनी होती है उसकी, और व्याख्या करने के बाद जो है आपको उसका विशेष लिखना पड़ता है। अर्थात इसमें कौन-सी
भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, किस छंद में ये लिखा गया है और इसमें कोई अलंकार है तो उसे भी आपको लिखना होता है, विशेष बात है। मतलब अगर हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ठीक है? तो दूसरा जो कवि है हमारे वो है घनानंद जी। घनानंद जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं और ये सुजान से बेहद प्रेम करते थे, जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में राज नर्तकी थी। तो इनकी जो दोहे आप लोगों को इनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें इन्होंने जो है वो सुजान की खूबसूरती का ही वर्णन किया गया है। मतलब इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को आपके सामने रखा है। तो आप इनके जो सुजान से संबंधित जो इनकी व्याख्या है, पंक्तियाँ उसको आप अवश्य पढ़ लें, ठीक है? तीसरे जो हमारे कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक कविता आप अवश्य पढ़िए, तोड़ती पत्थर है, जिससे संबंधित मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक मेहनतकश मज़दूरिन स्त्री की दशा का चित्रण किया है और इन्होंने बताया है कि देश में ऐसे कैसे हालात पैदा हो गए कि जिस स्त्री को देवी माना जाता है, वह आज पत्थर कूटने के लिए मजबूर हो गई है। अगली कविता जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी विप्लव गायन कविता है। इस कविता का आप एक बार अवश्य पाठ करें, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि ये गुलामी के समय की ये कविता है। इसमें कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि गुलामी के समय का जितना भी जो भारत देश है, वो एक बार सब समाप्त हो जाए और एक नव भारत का निर्माण उत्पन्न हो जाए। ठीक है? तो इस कविता का सार भी आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद जो आगे की कविता जो है, इसमें आप जो है कितनी नावों में कितनी बार, इनकी एक ही कविता आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जो है वो कवि कहना चाहते हैं वो सत्य की खोज करने के लिए ना ही जाने कितनी नावों में कितनी बार दूर-दूर तक गए। लेकिन जब उनको अंत में जाकर पता लगा कि वास्तविक सत्य तो स्वयं उनके भीतर ही मौजूद है। ठीक है? इसके बाद मुक्ति बोध की एक कविता को आप अवश्य पढ़ें, वो है ओ मेघ, जिसमें उन्होंने बादलों के ऊपर बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त सी कविता लिखी है। और आखिरी जो कवि है धूमिल, इनकी रोटी और संसद कविता को भी आप अवश्य पढ़ें। ये व्यंग्यात्मक कविता है। देश के राजनेताओं पर इन्होंने इसमें व्यंग्य किया है। तो इस कविता का पाठ भी आप अवश्य पढ़ें। ठीक है? कहने का अभिप्राय ये है कि कबीरदास की आप 10 दोहे पढ़ें, घनानंद की जो सुजान से संबंधित पंक्तियाँ हैं, उसे भी आप अवश्य पढ़ें। निराला की एक कविता तोड़ती पत्थर और इसके बाद जो है वो अज्ञे की कितनी नावों में कितनी बार, मुक्तिबोध की ओ मेघ और धूमिल की रोटी और संसित। इन कविताओं से संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को अवश्य सुनें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएँ और जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।